गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 17th ऑफ मार्च। आज हम करेंगे 16th और 17 मार्च का न्यूज़ डिस्कशन, क्योंकि कल किन्हीं कारणों से 16 डिस्कशन नहीं हो पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज के न्यूज़ पढ़ते सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ज़रूरी है। एक न्यूजीलैंड में एक रिवर को ह्यूमन स्टेटस मिल चुका है, मतलब उसको ये अधिकार मिल चुका है नदी को कि वो किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में या पब्लिक ऑर्डर में डिस्कोर्स कर सकती है। अब सवाल ये है कि कोई नदी को आप आखिर ह्यूमन स्टेटस क्यों देंगे। काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, पर ऐसा न्यूजीलैंड में हुआ है। और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है वेनगैनुई रिवर, और ये नॉर्थ आइलैंड में पड़ती है। इसको इसलिए लीगल राइट दी गई है क्योंकि जो माओरी पीपल है, वहाँ के माओरी जो ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं। तो याद रखिए, माओरी टाइप कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और इन लोगों को इस रिवर में बहुत श्रद्धा है और वो इसकी पूजा करते हैं, तो इस वजह से इसको एक लीगल राइट दिया गया है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब भी कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी तो इस रिवर की तरफ से दो लोग आ पाएंगे, ठीक है। एक तो जो इसके मेंबर होंगे माओरी टाइप की ईवी, और एक क्राउन की तरफ से कोई, ठीक है। दो लोग आएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? माओरी रिवर को। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है न्यूजीलैंड की, वेंगैनुई रिवर। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, पर इतना चलता है, वेंगैनुई। और ये रिवर वेलबींग ऑफ रिवर को ध्यान में रखते हुए दिया गया। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ये लोग मानते हैं कि उनका जीवन इस नदी के जीवन पर निर्भर करता है, कि जितनी अच्छी नदी उतना अच्छा उनका जीवन है। यहाँ दो तीन पॉइंट से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप केस स्टडीज़ में और कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये दिखाता है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जो हम अक्सर बात करते हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पर ये नदी एक बहुत ही उदाहरण है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे क्या होगा इस नदी के केस में देखना पड़ेगा। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ सांपों का एक प्रजाति का नाश हो जाता है, इसलिए वहाँ पर एक डैम नहीं बनने दिया गया था, कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर दिया था। तो ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए हमारी संपदा का। और ये एक और एग्जाम्पल है कि हमारी नदियाँ, जैसे गंगा हो गई, जो काफ़ी होली रिवर मानी जाती है हिंदू सेगमेंट के लिए, वो इतनी बुरी हालत में, चाहे यमुना को ले लीजिए, चाहे कोई भी नदी इंडिया की उठाइए, ऑलमोस्ट बुरी हालत में। और सबसे ज़्यादा जिसे पवित्र माना जाता है, सबसे अपवित्र अभी प्रदूषण की स्थिति में वही नदी हो चुकी है, यमुना के बाद। तो ये देखने वाली बात है कि वहाँ पर आप उसको लीगल स्टेटस दें, और इंडिया में आप उसको, अगर आप यहाँ की नदियों को माओ का दर्जा देते हैं, पर हालत उनकी इतनी ख़राब है। तो रियलिटी और आइडियलिज्म में क्या फ़र्क होता है? वो एथिक्स का फ़र्क है, आइडियलिज्म वर्सेस जो कहते हैं ना ऑन ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। तो ये चीज़, ये इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हिंदू के इस आर्टिकल को कट करके रख लीजिए, नदी का नाम याद कर लीजिए, और मोरी पॉपुलेशन के बारे में जो पढ़ लीजिए कि पोलिनेशिया की पॉपुलेशन है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का रीजन था, वहाँ की ट्राइब्स हैं, और एक बहुत बड़ा चंक है न्यूजीलैंड का जिस ट्राइब का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। 3 पैरेंट बेबी, हमने कुछ दिनों पहले मिटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के बारे में पढ़ा था, mtDNA जो चेंज करके जिसको आप एक मिटोकॉन्ड्रियन डिजीज जो है उससे रोक पाते हैं। तो ब्रिटेन ने पहली बार रेगुलेटर ने पहली बार एक लाइसेंस दिया है, जिसके थ्रू वो 3 पैरेंट IVF टेक्निक यूज करके एक जेनेटिक डिजीज से रोकने के लिए एक नया बेबी डेवलप कर पाएंगे, जिसमें ऑफ कोर्स एक तो फादर और एक मदर और एक थर्ड डोनर होगा, जिसका कि मिटोकॉन्ड्रियन डीएनए लिया जाएगा, जिससे उनको जो जेनेटिक डिजीज है वो इनहेरिट ना करे। तो मैंने इसके बारे में 3 दिन पहले एक डिटेल में बताया था कि मिटोकॉन्ड्रियल प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है और कैसे होता है। तो ये टेक्निक के बारे में पढ़ने के लिए वहाँ से कर सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी एथिक्स के लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साइंस एंड टेक और एथिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे टॉपिक्स जहाँ भी मिलते हैं आप उसको कहीं डायरी में, कहीं नोटबुक में कहीं रख लीजिए। क्वेश्चन अगर आप मेंस में आए तो पक्के क्वेश्चन फंसते हैं इनसे, ऐसे में हुए, ये इनमें हुए। जैसे 3 पैरेंट बेबी को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है कि आप इससे डिजाइनर बेबीज पैदा कर पाएंगे। मतलब डिजाइनर बेबी हो गया, भाई मेरा जो भी बेबी होगा उसको कैसे क्रिएट करें, या उसके एक पॉइंट आएगा ऐसा लोग उनकी हाइट, वेट सब कुछ डिजाइन कर पाएंगे जो अमीर लोग हैं। तो उससे एक बहुत ही अनएथिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा कि आप और सरोगेसी को लेकर भी ये मुद्दा उठा था कि क्या हम बेबीज को डिजाइन कर पा रहे हैं, क्या हम ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर जो नेचुरल ऑर्डर है चीज़ों का, प्राकृतिक स्वरूप है, आप उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस मुद्दे में कई संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कई विचार होते हैं। आपके अपना एक विचार होने चाहिए चीज़ों के ऊपर। 3 पैरेंट बेबी आपका क्या विचार है? क्या एक ऐसा बच्चा जो कि इनहेरिट करेगा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, कोई ऐसी समस्या से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा और वो पैदा होगा, क्योंकि आपको पता है उसको डाउन सिंड्रोम है, पर आपने उसको फिर भी आने दिया दुनिया में, उसके बाद जो उसके साथ समस्या आएगी उसका सामना कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ जेनेटिक चेंजेस करेंगे तो नेचर के खिलाफ होगा, तो क्या नेचर चाहती थी कि वो बच्चा ऐसा है तो आप उसको वैसे ही आने देंगे? ऐसे क्वेश्चंस पे आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप ना थोपे ज़्यादा बेटर है। अपना एक विचार डेवलप कीजिए, कुछ आर्टिकल्स पढ़िए और एक पॉइंट डेवलप कीजिए। एक बहुत कॉमन सा पॉइंट लीजिए। ऑफकोर्स कोई एक
स्ट्रिक्ट पॉइंट मत लीजिए कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और सोचिए क्या क्या इसका हो सकता है। एक कभी कभी आप अकेले बैठे हो तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे अगर ये टेक्निक जो होती है इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू मिटोकॉन्ड्रिया का एक यही बताया उन्होंने, एनर्जी जनरेटिंग बैटरी सेल की होती है ये, और फेटल प्रॉब्लम वगैरह करती है। तो इसके थ्रू आप इसको चेंज करेंगे तो बच्चों में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। 3 पेरेंट बेबी इसलिए है क्योंकि एक फादर, एक मदर और एक थर्ड डोनर जो कि वुमेन होगी, जहाँ से आपको मिटोकॉन्ड्रिया का वो पार्ट आता है mtDNA। तो ये एक इनक्यूरेबल कंडीशन है, और वही पॉइंट है जो लगभग हो चुका है। बस मैं कह रहा था एथिक्स के लिए इसको ध्यान में रखिए, साइंस एंड टेक के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं। फिर गूगल साइंस फेयर लगा था जहाँ पर एक प्रोजेक्ट था नो मोर थर्स्टी क्रॉप्स को लेकर। कायरा निर्गिन नाम की एक छोटी सी बच्ची ने एक प्राइज जीता है जो कि इंडियन ओरिजिन की है, साउथ अफ्रीका की है, और इन्होंने $50,000 की स्कॉलरशिप जीती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ऑरेंज पील को यूज़ करके एक सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल बना सकते हैं जिससे कि सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन किया जा सके। मतलब आई थिंक जो संतरा उसके छिलके से एक ऐसा डेवलप करे एक मटेरियल जो कि नमी को ज़मीन में, मिट्टी में बचा के रख सके, जिससे कि आप बहुत हद तक जो सुखाड़ है उसका सामना कर पाएंगे। और इन्होंने ऑरेंज और एवोकाडो फूड पिल की बात की है जिसको नॉर्मली लोग फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल करने की बात की। तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्निक हो सकती है। और क्या क्या यूज़ किया ना, देखिए ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे, तो ये आपके मेंस के आंसर के लिए काम आएंगे। पर ऑरेंज प्लस एवोकाडो 2 चीज़ों को लेकर बात की। और ये गूगल साइंस फेयर लगता गया बडिंग साइंटिस्ट के लिए होता है जो 13 to 18 ईयर्स के एज के होते हैं। वर्ल्ड के बिगेस्ट साइंस चैलेंजेस को साइंस एंड टेक का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाए, इस बात को प्रोत्साहित करता है। और ये फ्रूट पील को लेकर सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर होते हैं उसकी बात इन्होंने की है, और 300 गुना तक ज़्यादा लिक्विड रख सकते हैं अपने आप में, जो मास के मुताबिक। जैसे अगर आप ऑरेंज के छिलके को निचोड़ेंगे तो बहुत लिक्विड निकलता है, दर्शाता है कि वो छिलका कितनी मात्रा में ज़्यादा लिक्विड को रख सकता है। तो इन्होंने कहा है कि एक लो कॉस्ट सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया जा सकता है वेस्ट प्रोडक्ट से, जिससे कि आप किसानों का भी भला होगा और वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी फायदे का सौदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और खास बात किसके थ्रू दिया गया है, गूगल साइंस फेयर की स्कॉलरशिप जीती है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की है। तो साइंस फेयर एग्जाम्पल हो गया इंपॉर्टेंट, और ऑरेंज और एवोकाडो के पील्स का यूज़ करके इन्होंने ऐसी बात कही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 2.5% GDP का जो हिस्सा है वो अब हेल्थ सेक्टर में जाएगा। नई हेल्थ पॉलिसी लॉन्च हुई है, न्यू हेल्थ पॉलिसी 2007 जो क्लियर किया है सेंटर ने, और इसमें पब्लिक स्पेंडिंग 2.5% तक बढ़ जाएगी। बहुत ही बड़ा कदम है ये, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसी बातें होती है कि हमारा हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग बहुत कम है, और हेल्थ सेक्टर एक प्राइमरी कंसर्न है भारत की गवर्नमेंट का। और अगर आपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपका, जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो भारत के पास अभी जो पॉपुलेशन है काफ़ी जवान है, काफ़ी युवा है, और ये इसका सदुपयोग आप तभी कर पाएंगे उनकी शक्तियों का जब आपके सोशल सेक्टर पूरी तरह डेवलप हो। अगर आपकी एक पॉपुलेशन है 100-150 करोड़ लोगों की, जिसमें 50 करोड़ लोग बीमार हैं, तो भाई तो आपकी पूरी पॉपुलेशन बर्बाद होगी, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा तब। तो डिजास्टर बनने से रोकने के लिए पहले आपको चाहिए कि हेल्दी पॉपुलेशन हो, लेबर मार्केट में काम कर सके, आपके लिए डेवलप कर सके, जिनका दिमाग साउंड हो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए। GDP 2.5% अगर आप इंडिया में यूज़ करेगी तो बड़ा बेहतर तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, खासतौर पर अंडर प्रिविलेज को, जो कि बहुत तरह से प्राइवेट हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरनेशनली भी जो सिस्टम है उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर फ्री होता है, तो अब इंडिया में बात हो रही है जिसे कहते हैं, एक पॉइंट है UHC यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसके बारे में योजना के कई अच्छे आर्टिकल्स हैं, और 2-3 साल पहले शायद एक बार इकोनॉमिक्स में भी इस पर डिस्कस किया गया था। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे कुछ पढ़िए, बहुत ज़रूरी है मेंस के पर्सपेक्टिव से। और ये स्पेशली जो पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये बात करती है कि सिक केयर से लेके इसको वेलनेस की तरफ ले जाने की। सिक केयर मतलब देखिए कोई बीमार पड़ा तो उसका इलाज करेंगे, बीमार है उसकी देखभाल करना, इट इज सिक केयर, वो बात नहीं है। वेलनेस मतलब बीमारी से मुक्ति नहीं होता। वेलनेस मतलब अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़े तो वेलनेस मतलब होता है बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और सभी प्रकार से एक आपकी ऐसी स्थिति जहां पर आप जीवन के सभी चीज़ों का सदुपयोग कर सके, जो भी आपके पास अपने सभी जो आपके टैलेंट्स उनका सदुपयोग कर पाना, ना सिर्फ बीमारी से दूर होना। ठीक है, तो देखिए जैसे पॉइंट होता है डिजीज, ठीक है, डिजीज, ठीक है, मतलब आपका ईज में आप नहीं है तो आपको डिजीज है। ठीक है, ईज मतलब आप जो नॉर्मल केस में हो तो उसमें नहीं है। उसी तरह से वेलनेस की बात हुई है, ना कि सिक केयर की। आप वेल होनी चाहिए, आपकी पूरी वेलबींग की प्रोसेस की बात की। और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो इनकी बात ये है कि मोर्टेलिटी रेट को 23 तक लाना, और 2025 तक, और मैटरनल जो अभी तक
100 तक ले आना, इन्फर्टिलिटी मोर्टिलिटी रेट को 28 तक लेके आना, इस तरह के जो टारगेट्स हैं वो देखेंगे कि बाद में कितने पूरे होते हैं। पर ये बहुत ही अच्छा कदम है। थोड़ा नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मूव है सबको वेलनेस की ओर ले जाने के लिए। मतलब मुझे एग्जैक्ट इसकी हिंदी वर्ड याद नहीं आ रही, समृद्धता नहीं, कुछ ऐसी वेलनेस मान के चलिए, आप चेक कर लीजिएगा, इतनी ठोस हिंदी नहीं है मेरी अभी। और इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की है और डिलीवर करेंगे क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज सबको अफोर्डेबल कॉस्ट में, सस्ती कीमतों पर, कई जगह पे फ्री होगा जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स उनके लिए। और प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को होलिस्टिकली देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर रखने की बात की गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट सेक्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। क्वालिटी ऑफ केयर, फोकस ऑन इमर्जिंग डिजीज, जो नई बीमारियां बढ़ रही है, सुपर बग्स जो बहुत बड़ी समस्या, हालांकि मैं इसके रिलेटेड ये नहीं है, पर सुपर बग के बारे में एक दो बात बताना चाहूँगा मैं। सुपर बग एक ऐसा बग बन चुका है जिसके बाद अब एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। अगर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होगा तो आप बीमारियां रोक नहीं पाएंगे, कई लोगों की जान चली जाएगी। तो सुपर बग पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है। आई थिंक मैं कल शायद कोशिश करूंगा अगर याद रहे उसको कवर करने की। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे बात की है। प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब बीमारी होने से पहले ही उसको दूर कर देना, उपचार करने से पहले रोकथाम करना, ठीक है। उपचार करने में आपको बहुत चीज़ें समझ खर्चा लगता है, व्यक्ति विशेष पर दबाव पड़ता है, बीमारी होगी तब आप उपचार करेंगे। रोकथाम में उसको बीमारी होने से पहले ही आप सतर्क रहिए तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पे, ना कि क्योर पे। प्रिवेंट करने उसको होने से पहले, ठीक है। तो रोकथाम की बात की गई, रोकथाम होनी चाहिए बीमारी की, ना कि उसको आप उसका इलाज करें। और इसके बाद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात है। सेकेंडरी और टर्शरी केयर लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे आपको फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स और फ्री इमरजेंसी केयर सर्विसेज पब्लिक हॉस्पिटल्स में मिलेगी, जो ऑब्वियसली कई जगह पे मिलती है। प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी क्या होता है देखिए। प्राइमरी लेवल आपको पता ही है, और टर्शरी जो टॉप मोस्ट लेवल हो, चाहे जिस स्पेशल केयर हॉस्पिटल्स की बात होगी, और मिडिल रैंक पे आपका सेकेंडरी आ गया। तो तीनों लेवल पे आपकी बीमारी को इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि प्राइमरी का है ही नहीं, सबको आप टॉप टर्शरी लेवल पे भेज रहे हैं। हर बंदा बीमार हुआ है वो एम्स जा रहा है, तो ऑब्वियसली एम्स से भीड़ बढ़ रही है। और जिनको एम्स की ज़्यादा जरूरत है, चाहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, वहाँ पर कैंसर या एड्स के मरीज हो या फिर कोई बड़ी बीमारी है तो उनका इलाज होना चाहिए। अब अगर वहाँ पे नॉर्मल बुखार वाले लोग जा रहे हैं जो कि किसी आयुष हेल्थ केयर या किसी प्राइमरी केयर में उसका इलाज हो सकेगा, तो वो तो आपका हेल्थ स्ट्रक्चर ही खराब है। इसी को ठीक करने की कोशिश होगी। और 2.5% जीडीपी है और एक लार्जर पैकेज देता है। वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करने की बात की है, और इसमें आपको जेरियाटिक हेल्थ केयर, पैलिएटिव केयर और रिहेबिलिटेटिव केयर सर्विसेज की बात की है। मतलब एक तो जो एज लोग हैं, बूढ़े, उनके लिए, और नॉर्मल रिहेबिलिटेटिव मतलब जो नशे से पीड़ित है, या नशा कहना गलत बात है, जो भी इस तरह का जहाँ रिहेबिलिटेशन करना है कि जैसे कोई बीमार पड़ गया, किसी की एज हो गई, उसके बाद उनको वापस लाना है या एक रिहैब में लाना कि ठीक से दोबारा सुचारू रूप से काम कर सके, उस पर फोकस किया गया। और प्राइमरी केयर पे ज़्यादा फोकस है, फिर सेकेंडरी और टर्शरी पे ज़्यादा, फिर प्राइमरी पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऐतिहासिक रूप से प्राइमरी पे खर्च हमेशा बहुत कम होता है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी टेढ़ा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर नहीं है, लोग अक्सर टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में जाते हैं, सीधा इलाज कराने हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो काम पहले पूरा हो जाना चाहिए। उससे ऊपर भीड़ बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है और खर्चा भी बढ़ता है गवर्नमेंट का। और प्राइवेट सेक्टर वाले भी कई जगह पे महंगाई है और वो लोगों को आदत नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर यूज़ करने की, सीधा बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, उनका भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, ठीक है, OFP, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा दबाव बढ़ता है और एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाता है इलाज कराते कराते अपना। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप इसको ज़रूर पढ़ें PIB, और कल तक शायद न्यूज़पेपर्स में इसको बढ़िया से एनालिसिस आएगा, कोई एडिटोरियल, तो उसके बारे में और पढ़ेंगे। PIB में दो न्यूज़ थी, नई रोशनी और मिशन 11। नई रोशनी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी पुरानी स्कीम है, काफ़ी टाइम हो गया इसको। नई रोशनी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है माइनॉरिटी और वुमेंस के लिए, और इसमें जो माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनके लिए है कि आप उनको एम्पावर करेंगे और उनको नॉलेज, टूल्स ऑफ टेक्निक्स बताएंगे किस तरह उनको एक नए स्तर पे ले जाया जाए गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। इसमें NGOs को मिलाकर काम किया जा रहा है। नई रोशनी स्कीम पर शायद गवर्नमेंट ने कोई आंसर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिशन 11 एक स्कीम है, मिशन 11 स्कीम इंडिया 2017 में फीफा अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप होल्ड करने वाला है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। तो इससे आपका जो ऑलरेडी ओलंपिक में गोल्ड मेडल डाउन चल रहे हैं, फुटबॉल में आप आगे नहीं है, हॉकी में हारते जा रहे हैं, तो एक जो कल्चर डेवलप करने की बात है कि सिर्फ आप स्टेडियम खोल दें वो भी नहीं है, ऑब्वियसली पहले फैसिलिटीज़ नहीं है, प्लेयर्स ट्रेन नहीं है, उसके अलावा तो आपको टोटल अप्रोच चेंज में सब कुछ है। पेरेंट्स को पता हो कि इनमें भी एरिया, इस फील्ड में भी फ्यूचर है, कोचेस हो जो अच्छे से कोच कर पाए और स्टूडेंट्स हो जो इंटरेस्टेड हो उसमें बच्चे। तो इसलिए मिशन 11 मिलियन मतलब एक आउटरीच प्रोग्राम है, 30 शहरों को जोड़ा जाएगा देश के, और इसमें आप 11 मिलियन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कोचेस, टीचर्स को आप वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के थ्रू
जागरूक करेंगे किस तरह से हम इसको और ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं और फुटबॉल या ऐसी खेलों को हम आगे बढ़ाएं। यहाँ भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ तो आप इसको सिर्फ ऐसे मत देखिए कि फुटबॉल इज़ अ गेम, फुटबॉल इज़ अ हेल्थ केयर बेनिफिट। कि अगर आपको फुटबॉल खेलते हो तो आप, जो इंडिया की पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा ओबीस होती जा रही है, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है बड़े तबके में, हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ, जो ऐसे आउटडोर खेल खेलने से काफ़ी ज़्यादा सुधार रहता है उनमें, तो उन चीज़ों पर ही फोकस कर सकते हैं, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हेल्थ। तो इस तरह से आप आंसर डेवलप कर सकते हैं मेंस में अगर आए तो ये दो चीज़ें हो गई, नई रोशनी और मिशन 11। अब आगे बढ़ते हैं, टीम इंडस की बात है। टीम इंडस एक ने हाल ही में एक इटली बेस्ड टीम थी, स्पेस फॉर लाइफ। इसके तीन लोगों को तीन लोगों को शायद अपनी जो ये मून पर एक मिशन भेज रहे हैं। देखिए पहले बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, टीम इंडस है क्या। गूगल ने 2017 में के लिए एक 2007 में स्टार्ट किया था लूनर एक्स प्राइज। इसके तहत इनका मेन मिशन ये था कि प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करें, जो लोगों के बीच कंपटीशन बढ़ाए स्पेस रिसर्च को लेकर। तो कई टीमों को बोला गया था कि आप अगर ये मिशन पूरा करेंगे तो आपको $50 मिलियन का या फिर $20 मिलियन का या $55 मिलियन का प्राइज मिलेगा। तो ये $20 मिलियन का प्राइज था, जिसके लिए 29 टीमें कंपीट कर रही हैं 17 देशों से, जिनमें इंडिया की एक टीम है जिसका नाम है टीम इंडस। ठीक है, इसमें कई सारे साइंटिस्ट हैं जो बैकग्राउंड और कॉर्पोरेट फील्ड के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। ये गूगल का मिशन लूनर एक्स प्राइज जीतने के लिए मैदान में है, जो 2007 में अनाउंस हुआ, 17 में इनकी डेडलाइन है 31 दिसंबर तक, और इसी साल लैंडिंग होगी शायद इसकी। एक रोबोट बनेगी टीम इंडस, एक रोबोट बनेगी जो कि मून पे लैंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ऐसा टीम इंडस के बारे में। और ये है मून 2.0 चैलेंज, जहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और एक रोबोट को लैंड करेंगे मून पे। ठीक है, तो और ये फीडबैक भेजेगा अर्थ को वापस। तो इसके लिए जो इनका मिशन तैयार हुआ था, इसमें इन्होंने इटली की एक टीम थी स्पेस फॉर लाइफ, जिसको इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इनके साथ मिलकर काम करेंगे। और इसने कहा है कि ये जो इनकी टीम उनकी तरफ से कहा गया कि कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया को शील्ड की तरह यूज करेंगे हार्मफुल एडिशन से बचने के लिए स्पेस में। और इन्होंने ये जो इंडिया वाले हैं, ये बात अलग है कि देखिए गूगल वाले ने एक लूनर एक्सप्राइज की बात की, उसके लिए टीम इंडस ने पार्टिसिपेट किया। अभी तक टॉप 7 जो टॉप 5 है जो सबसे आगे चले उनमें से एक है टीम इंडस। और टीम इंडस ने फिर अपने लिए एक कंपटीशन स्टार्ट किया कि भाई आप अपने प्रपोजल्स भेजो, जहां पर इटली की टीम फॉर स्पेस लाइफ ने प्रपोजल भेजा, जिनको इन्होंने चुना है अपने मिशन में आगे ले जाने के लिए, जहां पर इन्होंने बात की है कि वो एक कॉलोनी ऑफ साइनोबैक्टीरिया का यूज करेंगे रेडिएशन से बचने के लिए अंतरिक्ष में। और ये अभी तक का टीम इंडस का जो न्यूज में है, और ये इसका बैकग्राउंड हो गया, तो याद रखिएगा टीम इंडस। आगे बढ़ते हैं, इंडिया होस्ट ओल्डेस्ट अलगी फॉसिल। पता चला कि भारत दुनिया का सबसे पुराना अलगी था, जो कि 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल है। मतलब दुनिया का अभी तक का सबसे पुराना फॉसिल जो कोई है, अवशेष, उसकी बात हो रही है। ये अभी तक का सबसे बड़ा प्लांट लाइक डिस्कवरी है अर्थ पर, और अभी तक जो माना जाता था वो रेड एल्गी था, जो कि 1.2 बिलियन ईयर ओल्ड माना जाता था। तो देखिए 0.04 बिलियन ईयर्स का डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा ये एक डिफरेंस है। और ये दर्शाता है कि किस तरह हमारा सिस्टम, हम अभी तक कई चीज़ों को खोज नहीं पाए हैं, तो एक बड़ी डिस्कवरी है। अब देखिए जो फर्क ये है कि पहले रेड एल्गी था जिससे पहले वाला, अब जो है वो 1.6 बिलियन ईयर्स का है। और जो इसमें एक फॉसिल मेट है साइनोबैक्टीरिया का, जो कि इतना पुराना है, फॉस्फेराइट है और एक तरह का रॉक है जो चित्रकूट रीजन यूपी में पाया जाता है, यूपी एमपी के बॉर्डर पर। और इसमें साइंटिस्ट ने एक्सरे का यूज़ किया है, रिकरिंग प्लेटलेट्स मिली है हर सेल से, जो कि वो कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट है या ऑर्गेनल है, जिसके थ्रू प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर आप बेसिकली प्लांट सेल की बात करें, उसमें क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखिए थ्रेड लाइक फॉसिल की बात की, जिसके अंदर इंटरनल सेलुलर फीचर्स हैं। वही बात है कि स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जिनसे फोटोसिंथेसिस कर पाए। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन अलगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे अलगी हैं जो खुद ऑक्सीजन क्रिएट कर पाते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं सनलाइट को कन्वर्ट करने में, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है, एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात की गवर्नमेंट ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म फंडिंग जो प्रोजेक्ट्स की होती है उनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर डालिए ताकि उनमें पैसे बच पाए। और सेंटर ने बात की है कि पिछले साल एक कॉन्सेप्ट नोट लाए थे कि 15 लोकेशन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में बात ये होती है कि आप कई तरह से उसको डेवलप करते हैं, रेलवे लाइन, वाटर लाइन और रोड लाइन के थ्रू, और ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। इससे देखिए लॉजिस्टिक्स बढ़ती है, आपकी एक मल्टी मॉडल ग्रोथ रेट है, मतलब आपने एक ही जगह से नहीं, सिर्फ रेलवे से, पानी, नदियों से और उसको रोड से कनेक्ट करके रखा है, तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत घट जाता है।
अभी इंडिया में बहुत हाई चल रहा है, नियरली 18%, इसको घटा के 8 से 10% लाने की बात हो रही है, या 12% तक लाने की बात हो रही है, ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो पाए। इसलिए ये फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जैसे दर्जा मिल जाएगा तो खर्च घट जाएगा और ये बहुत ही अच्छा होगा लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए आज 2 दिन में करंट अफेयर्स में इतना ही था, प्री के हिसाब से कम था, मेंस के लिए 2-3 आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट। तो अब चलिए साइंस एंड टेक में देखते हैं। ऑलमोस्ट अब साइंस एंड टेक खत्म ही होने वाला है। आज कुछ पॉइंट है और कुछ मैं कल कवर कर लूँगा, तो आई थिंक फ्रॉम कल के बाद हम शायद एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट कर दें। तो आज का जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकीला, लून और द वाइट स्पेस, तीनों इंटरनेट रिलेटेड है कि पब्लिक इंटरनेट लोगों तक इंटरनेट पहुंचे, इसके लिए इन्होंने बात की है। पहली बात है जो ये है क्या, यूनिवर्सल वाईफाई की बात है कि आप पूरी जो दुनिया है या फिर पूरा जो एरिया है उसमें आप फ्री यूनिवर्सल वाईफाई दे पाए। फ्री ना भी हो तो कम से कम यूनिवर्सल हो, कनेक्टिविटी हो और अफोर्डेबल हो। तो इसमें 3 बड़ी कंपनियां, फेसबुक जिसका है मिशन अकीला, ठीक है, अकीला को आप अकीरा नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्ट लून जो कि बैलून के नाम से याद रखते हैं। लून है गूगल का, ठीक है, और अकीला है फेसबुक का, और माइक्रोसॉफ्ट का है वाइट स्पेस। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अकीला क्या। अकीला एक सोलर पावर्ड प्लेन है, ये अकीला का प्लेन है, ठीक है, और 14 महीने के अंदर तैयार हुआ, टेस्ट अभी चल रहा है, स्टार्ट भी हो चुका है ये, और ये बहुत ही लाइट वेट है। और ये क्या करेगा, आपको ऊपर जाके वाईफाई सिग्नल्स देगा उस एरिया में, ठीक है। ये अकेला यहाँ गया, ऐसे आपको ऐसे सिग्नल दे रहा है, फुटप्रिंट 100 किलोमीटर डायमीटर कवर करेगा ये। और गूगल लून है जो कि इंटरनेट सिग्नल भेजेगा ये भी। और लून का प्रोजेक्ट न्यूजीलैंड में हुआ था और इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। अकेला भी और लून भी, दोनों पे बातें चल रही है। और जो लून है वो 20 किलोमीटर की हाइट पे रहेगा और अकेला जो 18 किलोमीटर की हाइट पे रहेगा। जो हमारा कमर्शियल एयरक्राफ्ट है वो 10 किलोमीटर हाइट पे चलता है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी हाइट पे रहेंगे, वहाँ से बीम करेंगे इंटरनेट सिग्नल, जिसका उपयोग कर सके फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहले बात आती है गूगल के प्रोजेक्ट लून की, ठीक है। गूगल का प्रोजेक्ट लून ऐसे काम करता है, देखिए यहाँ से आपने इसको अपने एक इंटरनेट एंटीना ज़मीन पे लगाया, ठीक है, आपका बैलून उड़ा, वो सिग्नल भेजेगा साइड वाले बैलून को, फिर वहाँ से आपका नीचे एक ग्राउंड स्टेशन होगा जो इंटरनेट प्रोवाइडर को सर्विसेज मिलेगी वहाँ से नेटवर्क से। इस तरह आपका सोलर पावर जो बैलून है वो उड़ता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो धूप कम होती जाएगी नीचे आएगी और जैसे सुबह होगी फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये लून प्रोजेक्ट क्योंकि गूगल का है तो काफ़ी वृहद पैमाने पर है और इससे जो एरियाज है जहाँ पर आपका टावर खड़े नहीं हो पा रहे या काफ़ी अनइवन है वहाँ पर लेकिन वेदर को लेकर कंसर्न बना हुआ है। तो इतना याद रखिए प्रोजेक्ट लून किसका है, गूगल का है। किस बात की बात करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी टू मासेस। एक ग्राउंड लेवल पे आपका एंटीना होगा, एक रिसीवर होगा, ऊपर बैलून होगा जो भी नेटवर्क को स्वेप करेगा, बादलों से ऊपर रहेगा, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर की लेयर में रहने की बात हो रही है इसकी, तो इसलिए कई चीज़ों से डिस्टर्बेंसेस से फ्री रहेगा ये। और अकीला जो फेसबुक का सोलर पावर प्लेन है और ये कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना हुआ है, बहुत हल्का है, एक कार्स के वजन से भी हल्का और बहुत समय तक हवा में रह सकता है। ऐसी बात है कि हफ्तों हफ्तों इसको ऊपर ही रखा जाएगा। और सोलर पावर का ऑप्टिमल यूज़ है कि बहुत ही कम पावर यूजेज में चलेगा और सोलर पावर है तो ऑफकोर्स उसका बेस्ट उपयोग किया जाएगा और ग्राउंड क्रू द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन लैंडिंग इसकी और टेक ऑफ ऑटोमेटिक होगी, खुद से आएगा खुद से जाएगा ऊपर नीचे। और ये अकेला प्लेन्स एयरबोर्न महीनों तक रह पाएंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे से और नेटवर्क बना के बीम कर पाएंगे। देखिए वही बात है कि जो मैंने बैलून्स की यहाँ इस अकेला में बात की थी, बिल्कुल वैसी ही बात है कि आप मूव करा पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स को। जैसे ये बैलून्स की बात है तो अकेला में यहाँ मान लीजिए प्लेन्स होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट लून गूगल का है और फ्लोटिंग बैलून्स की बात की जो प्रोवाइड करेगा रूरल कनेक्टिविटी रूरल और रिमोट एरियाज में। और इंडिया में टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है, बीएसएनएल के साथ स्पेक्ट्रम शेयर करेगा ये। तो इसमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर रहेगा और एक बड़ा सा कम्युनिकेशन नेटवर्क एयर के थ्रू भी बनाने की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये पॉलीथीन प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ बना हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 महीने तक ऊपर अफ्लोट रह पाएगा और इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं जो 100 वाट की पावर बना पाएंगे, भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एलटी मतलब 4G टेक्नोलॉजी से कहते हैं वो यूज़ करेगा ये ग्राउंड एरिया के ऊपर बीम करने के 40 किलोमीटर के रेडियस में। तो लून और अकेला हो गया। और एक तीसरा है जो है वाइट स्पेस प्रोजेक्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि इंडिया में आने ही वाला है। ये क्या करेगा, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है टीवी स्पेक्ट्रम की उसके बीच में गैप होते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करके वहाँ पे इंटरनेट बीम करेगा ये। तो ये ब्लीडिंग ऑफ ट्रांसमिशन, एक चैनल दूसरे चैनल में जाने में जो गैप होता है उस गैप वाइट स्पेसेस कहते हैं, उन स्पेसेस को ये यूज़ करने की बात कर रहा है जो अभी बेकार चले जाते हैं, ठीक है। तो 3 बेसिक चीज़ें वो लून, अकेला और वाइट स्पेस प्रोजेक्ट। ये जो मेन मुद्दे थे जो मैं आज डिस्कस करने थे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। प्रोजेक्ट लून, प्रोजेक्ट अकेला पे शायद पिछले साल क्वेश्चन आया था, तो चीज़ें याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों। और इसके अलावा एक
इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जिसके बारे में पहले मैंने कई बार बात की है, वो उनका ऐसा प्लान है, जिनकी स्पेस इनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स ने ऐसा एक प्लान बना रखा है कि पूरे जैसे अर्थ है, तो थोड़ा टेढ़ा अर्थ है, पर इस अर्थ के चारों तरफ वो एक सैटेलाइट बिछाएंगे। उनका मानना है कि 177 सैटेलाइट छोड़ेंगे जो कि पूरी अर्थ को कवर कर रखेंगे और पूरी अर्थ पे इंटरनेट की बीम डालेंगे और फ्री इंटरनेट देंगे सबको। ऐसा उनका प्लान है। यानी ऑफकोर्स एक नॉमिनल फी होगी। तो नासा से और अमेरिकन अथॉरिटीज ने किए कि हमें आप दीजिए, 2027 तक उनका टारगेट है। यूनिवर्सल इंटरनेट की बात की, पूरी अर्थ को 24 घंटे इंटरनेट मिलेगा वो सैटेलाइट की एक बॉडी में। इसके कंपटीशन में 3 कंपनियां हैं, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन, जो अमेजोन के जेफ बेजोस है उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये सारे compete कर रहे हैं इस चीज को लेकर। अभी तक ये प्लान्ड है पर अभी तक ये आउटलाइन नहीं हुआ कि होगा, पर ये तीनों चीजें तो ऑलमोस्ट काम भी कर रही हैं। तो दो जो बड़े नाम है, तीसरा मुझे याद नहीं, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स, जिन्होंने सोचा है कि वो सैटेलाइट से पूरी अर्थ को कवर कर लेंगे, जिससे पूरी अर्थ पे फ्री इंटरनेट या फिर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म स्पीड का इंटरनेट लगाया जा सके। पर समस्या ये है कि आप उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट और उसका क्या करेंगे, उनकी जो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी उस रीजन के ऊपर। तो ये एक मुद्दा है, ध्यान रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर फ्यूचर क्या है, इसके मुद्दे पर बताइए। 2-3 चीजें छूट गई छोटी मोटी। प्रॉक्सिमा बी एक गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब हैबिटेबल प्लैनेट है। कहा जा रहा है कि अल्फा सेंचुरी के पास एक प्रॉक्सिमा बी सेंचुरी है, जहां पर गोल्डीलॉक्स जोन है, मतलब हैबिटेबल प्लैनेट है। वहां पर एक स्टार शॉट मिशन, एक रशियन प्राइवेट मिशन जाने की बात हो रही है, जो कि उस प्लैनेट पर विजिट करने का इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो याद रखिए, प्रॉक्सिमा बी क्या है, एक नया प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में माना जा रहा है, यानी गोल्डीलॉक्स जोन में। गोल्डीलॉक्स जोन उसे कहते हैं जो कि हैबिटेबल जोन है, मतलब जहां पर जीवन होने की आसार दिखाए जा रहे हैं। हिमांश एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन है जो स्पीति रीजन हिमालयस में लगने वाला है, और ये टेरेस्ट्रियल लेजर व्हीकल का यूज करेगा, यूएवी का, उस रीजन को के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन नाम से ही क्लियर है, ऊंचाई पे जाके आपका रिसर्च स्टेशन कवर करने की बात है। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है। आप क्वेश्चन पीडीएफ और फीडबैक onlyas.com पे डाल सकते हैं। कल साइंस टेक ऑलमोस्ट शायद खबर खत्म हो जाए। मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है खत्म करने की। इसके बाद हम एनवायरनमेंट या फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ एक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।